नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अमित गर्ग शुक्ला। महामारी में बीमार बालमन और ऑनलाइन बचपन के साइड इफेक्ट। न्यूज 18 17 जून से कोरोना काल में बच्चों से जुड़ी समस्याओं पर स्पेशल रिपोर्ट दिखा रहा है। 17 जून को हमने दिखाया कि घरों में कैद बच्चे कैसे रहते हैं, उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है और वो अपना वक्त बिताने के लिए क्या क्या करते हैं। 18 जून को हमने कोरोना वायरस और बच्चों पर रिपोर्ट दिखाई। वायरस बच्चों के लिए कितना खतरनाक है और इसके बचाव क्या क्या हैं वो हमने बताया। लेकिन आज हम एक्सपर्ट के साथ बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि महामारी में बालमन पर ऑनलाइन क्लासेस और मोबाइल का कितना असर पड़ रहा है और हमारे बच्चे किस संकट से गुजर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आप एक रिपोर्ट देखिए। कोरोना महामारी और बच्चे। अदृश्य दुश्मन ने छीन लिया बच्चों का बचपना। वायरस के रुक रुक के हमले से न सिर्फ बड़ों ने भारी कीमत चुकाई, बल्कि बच्चों की भी जिंदगी में बुरा प्रभाव हुआ। स्कूल से लेकर घर तक मस्ती करने वाले बच्चे अब सुस्त पड़ने लगे हैं। पल भर में बड़े बड़े मैदान को अपने पैरों से पार करने वाले किशोर अब थकने लगे हैं। ऑनलाइन क्लास नई मुसीबत पैदा करने लगी है। जो बच्चे क्लास में फिट रहते थे अब अनफिट हैं। बच्चों पर ऑनलाइन पढ़ाई और गेम का असर उनके व्यवहार में, बर्ताव में दिखने लगा है। ऑनलाइन क्लास, मोबाइल और टीवी के ज्यादा इस्तेमाल से बचपन कई मुसीबतों से घिर गया है। इसकी वजह से बच्चों की गर्दन में झुकाव, गर्दन में तेज दर्द की शिकायत, आंखों में दर्द की शिकायत, कम दिखाई देने की समस्याएं आ रही हैं। ज्यादा मोबाइल देखने से आंखों में जलन होने लगती है। विशेषज्ञों का दावा है कि आंखें तिरछी बना रहे मोबाइल। यही नहीं, सिर की मांसपेशियों में भी दबाव पड़ता है। इसकी वजह से सिर में लगातार भारीपन सा बना रहता है। बच्चों में चिड़चिड़ेपन की समस्या बढ़ गई है। कई महीने से घर में रहने की वजह से असहज रहते हैं बच्चे। सोशल मीडिया ग्रुप में अश्लील संदेश से मनोदशा पर प्रभाव पड़ा है। वेब सीरीज से बच्चों की मानसिक स्थिति बदल रही है। ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल करने से बच्चे आलसी होने लगे हैं। कोरोना काल में गुमसुम रहने की प्रवृत्ति बढ़ गई है। इसी वजह से बच्चे मानसिक तनाव के शिकार हो रहे हैं। माता पिता को इस बात की चिंता है कि घर में बच्चों का ख्याल कैसे रखें, बच्चों की बदलती जिंदगी को सही रास्ते पर कैसे लाएं और ऑनलाइन के साइड इफेक्ट को कैसे कम करें। इसकी चिंता को दूर करने के लिए हम आज एक्सपर्ट से चर्चा करेंगे। आप हमें चर्चा के दौरान 01066933871 पर कॉल कर सकते हैं और तुरंत डॉक्टरों से सुझाव ले सकते हैं। इस कोरोना काल ने बालमन पर कैसा असर डाला है, इसको हम अगले आधे घंटे और उसके बाद फिर आधे घंटे और समझेंगे। मतलब 1 घंटे तक हम आपको बताएंगे कि इसके क्या साइड इफेक्ट हैं और समाधान क्या हो सकते हैं। मतलब समस्या और समाधान दोनों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं, उनका सबसे पहले आपसे परिचय करवा देते हैं। हमारे साथ शर्मिला सिंह है, आप प्रिंसिपल हैं। इसके अलावा डॉक्टर ज्योति कपूर हैं, बाल मनोचिकित्सक हैं आप। डॉक्टर राहिल चौधरी हैं हमारे साथ, आप आंखों के डॉक्टर हैं। इसके अलावा डॉक्टर श्वेता सिंह है, आप पेरेंटिंग कोच हैं। MN अरुल राज भी हमारे साथ हैं, आप प्रिंसिपल हैं। डॉक्टर शर्मिला सिंह जी, मैं शुरुआत आपसे ही करूंगा। इस कोरोना काल ने बालमन पर कितना असर डाला है और कैसा असर डाला है, सबसे पहले हम आपसे ये समझना चाहेंगे। 17-18 की आपकी रिपोर्ट में जो जानकारी दी गई थी कि सबसे बुरी कंडीशन इस समय हमारे बच्चों की है, जो कोरोना काल में अपने मन की बात भी किसी से नहीं कर पा रहे हैं और उनको वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं जो उनको खुश करने वाली होती हैं। तो ये घर में रहकर, बड़ों के बीच रहकर के उनके सामने, मतलब बड़ों के सामने भी ये देखने वाली बात है कि उन बच्चों को कैसे खुश रखें। कहीं बाहर निकल नहीं सकते हैं और स्थितियां ऐसी भी नहीं हैं कि घर में ही सारी चीज़ें उनको अवेलेबल हो जाएं।
तो जो लोग उनको किसी तरीके से संतुष्ट रख पा रहे हैं उनका परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे बाल मन के ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ा है। और मुझे लगता है कि जो आने वाला समय है उसमें संभलने में बच्चों को बहुत समय लगेगा, लंबा टाइम उनको लगेगा चीज़ों को एडजस्ट करने में। ठीक है, इससे पहले कि हम प्रिंसिपल के पास चलें, हमारे साथ जयद्रथ कपूर जी जुड़े हुए हैं, आप आंखों के डॉक्टर हैं। जयद्रथ जी, यही बात मैं आपसे भी समझना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में एक डॉक्टर के नाते आप क्या समझ पाए सर कि बच्चों के ऊपर कितना और क्या क्या असर पड़ा है, उसके बाद हम समाधान पर भी चर्चा करेंगे। मैं डॉक्टर जयद्रथ सर्वोदय हॉस्पिटल सेक्टर 8 फरीदाबाद से बोल रहा हूँ जी। हम आज की डेट में एक बहुत गंभीर समस्या से गुजर रहे हैं। कोरोना काल अभी तक गया नहीं है और इसकी वजह से जो परेशानियां बच्चों को या सारे लोगों को हो रही है उस सबका असर हमारी आंखों पे पड़ रहा है। जो भी बच्चे घर में बैठे हुए हैं, जो स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर पे ही उनको पढ़ाई भी करनी है और सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट भी वही है, तो उनके लिए यही एक जरिया है जिससे वो एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं या पढ़ाई कर पाते हैं। तो इसमें सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, लगातार वो मोबाइल या फिर किसी दूसरे गैजेट्स को देखते रहते हैं। इन सब से आंखों पे बहुत बड़ी समस्या जो हो रही है, उसमें एक मेजर जो प्रॉब्लम आती है वो छोटे स्क्रीन की वजह से होती है। जैसे ये बच्चे जो मोबाइल वगैरह देखते हैं, उसकी जो स्क्रीन की जो लाइट है वो आंखों पे बहुत डायरेक्टली असर करती है। ये आंखों की जो सबसे ऊपर की लेयर होती है, जो कि लिपिड लेयर बोला जाता है, उसको कम्प्लीटली एक तरह से उसको ड्राई कर देती है। इसकी वजह से आंखों में खुजली, जलन, भारीपन ये सब महसूस करते हैं और इसकी वजह से बच्चों में ये देखा गया है कि वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक बात है कि ये सिर्फ बच्चों की ही दिक्कत नहीं है, घर में बड़े जो हैं वो भी यही काम कर रहे होते हैं। तो पुराने टाइम पे जैसे हम बच्चों को मना करते थे कि आप टीवी मत देखिए, मोबाइल मत देखिए, तो अब हमारे पास कोई एक्सक्यूज नहीं है। हम देखते हैं कि बच्चों को बोल दिया जाता है कि हम खाना खा रहे हैं तो आप टीवी देख लो, या फिर अभी हम कुछ अपना काम कर रहे हैं जो हमारा डिजिटल वर्क है, तो हम बच्चों को बोल देते हैं कि आप अपना काम आप मोबाइल देख लीजिए। इन सब चीजों से उनको थोड़ा सा सह भी मिल गया है, वो अपना ठीक है, काम उस पे लेकिन क्या क्या कर सकते हैं सर इसके लिए, उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। फिलहाल डॉक्टर MN अरुल राज के पास चलते हैं। अरुल राज जी, हम आपसे समझना चाहेंगे सर कि फिजिकल क्लास और अब ऑनलाइन क्लास में बच्चों के लिए कितना कुछ समस्याएं आ रही हैं, क्या कुछ बदल गया है जिससे इस वक्त उनको दो चार होना पड़ रहा है, और इसके बाद क्या क्या विकल्प हमारे पास उपलब्ध हो सकते हैं, क्योंकि संकट अभी टला नहीं है, लड़ाई बहुत लंबी है, तो आगे क्या प्लान तैयार होगा उस पर भी हम आपसे बातचीत करेंगे। आप सबको नमस्ते। ये मैं मानती हूँ कि बच्चों के ऑनलाइन क्लासेस के वजह से बहुत तकलीफ़ हो रही है, क्योंकि ऑफलाइन और ऑनलाइन में तो बहुत ही अंतर है। बट ये डिपेंड करता है स्कूलों पे और टीचर्स पे। ये टीचर्स अगर वो क्लासेस को इंटरेस्टिंग रखेगी, पता है मैं ये सेकंड कोविड वेव के बाद हमने तो पहले टीचर्स को इंस्ट्रक्शंस दिया था कि शुरुआत से ही असेंबली से ही आप शुरुआत कीजिए कि बच्चों के पता चले कि आप लोग उनके केयरिंग करते हो, इंटरेस्टेड हो। क्लासेस वो पढ़ने के लिए तो तरीका होते हैं और वो हमेशा ये टीचर्स कनेक्टेड रहना चाहिए बच्चों के साथ। सिर्फ हमारे छोटे बच्चे अभी तो वो बड़े लोगों के साथ रह के उनका चाइल्डहुड ही निकल गया है, बट ये टीचर्स, मैं कहती हूँ ये टीचर्स कोविड वॉरियर्स है, क्योंकि इन्होंने ये भी तो बंद है 8 बजे से 2 बजे तो वो बंदे हैं एक कमरे में और वो ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं और बच्चों को समझा रहे हैं वाइट बोर्ड के साथ, बातों के साथ। बच्चों को इंटरेस्ट रखना, छोटे बच्चों से लेके 12वीं क्लास के बच्चों को इंटरेस्ट रखना बहुत ही मुश्किल बात है। बट ये टीचर्स, ये जब ये पेरेंट्स वो अपनी पेरेंट्स से वो अभी आदत हो गया ना कि यही लोगों को देखती रहती हूँ पूरा दिन, ये इंतज़ार कर रहे थे हमारी स्कूल कब खुलेगा। और ये टीचर्स के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पूरा टाइम ये नहीं है कि ये याद कर लो और ख़त्म हो गया। वो क्लासेस में पेरेंट की तरफ, दोस्त की तरफ, ये एक एग्ज़ाम्पल देती हूँ। एक टीचर ने इनसे पूछा था पहले इंट्रोडक्शन के लिए,
आप लोग का फेवरेट क्या हुआ है, कल का क्या फेवरेट पार्ट था? तो एक बच्चा ने बोला मैंने अमेज़ॉन में ऑर्डर किया और मेरा टी शर्ट आया। ये एक छोटी बात, वो इंतज़ार कर रहा था कि मेरा अमेज़ॉन में टी शर्ट आए। एक और बच्चा ने कहा था कि मैंने भी अमेज़ॉन में टी शर्ट ऑर्डर किया पर 3 महीने के बाद मेरा एक गलत वाला कलर आया, तो ये मेरा बुरा टाइम था। देखो, ये है बच्चों जो इंतज़ार करते हैं, ये तो ये हमारा कर्तव्य है, टीचर्स का कर्तव्य है कि किसी भी हाल में बच्चों को इंटरेस्टेड रखें, और ये तो हमारे टीचर्स कर ही रहे हैं। किसी भी हाल उनका एजुकेशन सफ़र नहीं करना है, कैसे भी समझाए, बुक से, मुंह से, जैसे भी, पिक्चर से, ऑडियो विजुअल कहानी से, पर बच्चों के इंटरेस्ट रखने के लिए और उनको दिखाने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। डॉक्टर ज्योति, बीते 2 दिनों से हम जो सीरीज चला रहे हैं, आज उसका तीसरा दिन है। हम बालमन को समझने की कोशिश कर रहे हैं और तमाम समस्याएं सामने आई हैं, जैसे कि बच्चों का व्यवहार बदल गया है, उनका बर्ताव बदल गया है, पेरेंट्स को लगता है कि बच्चे चिड़चिड़े हो रहे हैं। अब जबकि ओपीडी भी नॉर्मल हो चुकी है, आपके पास ऐसे अगर पेरेंट्स जा रहे हों और आप समझ पा रहे हों कि बच्चों के व्यवहार में, उनके स्वभाव में या फिर उनके स्वास्थ्य में किस तरीके का बदलाव आया है? देखिए, जहाँ तक का ख्याल है तो कोविड की वजह से मेजर चेंजेस आए हैं हमारे ओवरऑल लाइफस्टाइल में। और आई एम सॉरी, मैं अपनी ना आवाज़ आपके सुन पा रही हूँ, तो आई एम नॉट एबल टू फोकस। आपकी आवाज़ आ रही ज्योति जी, आप अपनी बात रखिए। अच्छा, तो होता क्या है कि जब आप किसी नई चीज़ को एडजस्ट करना चाह रहे होते हैं या अडेप्ट करना चाह रहे होते हैं, तो आपके साथ मेजर प्रॉब्लम यही आती है कि पहले आपने कभी ऐसा होते नहीं देखा। तो आपका एक रूटीन था, वो सडनली चेंज हुआ, और ये एक्सपेक्टेशन थी कि जो ये चेंजेस हैं ये परमानेंट नहीं हैं, ये टेम्परेरी हैं। तो शुरू में उसे हमने एक तरह से नई चीज़, इनफैक्ट थोड़ा एक्साइटमेंट में भी लिया कि ठीक है, हमें स्कूल नहीं जाना पड़ेगा, हम ऑनलाइन एजुकेशन करेंगे। लेकिन अब एजुकेशन करनी है और लर्न भी करना है और आउटकम्स भी दिखाने हैं। और इस सब प्रोसेस में टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, उन सबको नई नई प्रॉब्लम्स को डेली फेस करना पड़ रहा है और टैकल करने में टाइम लगता है। इस वजह से जो इरिटेशन पैदा होती है, जो फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है, वो फ्रस्ट्रेशन बड़े लोग तो फिर भी मैनेज कर पाते हैं, पर बच्चों के लिए उनका मानसिक स्तर इतना परिपक्व नहीं होता कि वो उसको मैनेज कर पाएं, तो वो मैनेज नहीं कर पाते हैं। तो इसके चलते हमने बहुत सारे केसेस एंजाइटी के, डिप्रेशन के, इवन ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के देखे हैं। और जो हमने असेसमेंट स्टार्ट की है कि हम पोस्ट कोविड वर्ल्ड में आगे क्या होने वाला है, बच्चों के साथ भी, पेरेंट्स के साथ भी, तो उससे हमने रियलाइज किया कि हमें कुछ नए तरीके अपनाने पड़ेंगे, कुछ अडेप्टेशंस करनी पड़ेंगी कि ताकि इस तरह का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बच्चों पे ना पड़े। ठीक है, डॉक्टर श्वेता है हमारे साथ, आप पेरेंटिंग कोच हैं। डॉक्टर श्वेता, जिस बात का जिक्र अभी प्रिंसिपल कर रही थी अरुल राज जी, कि बच्चों को ऐसा लगता है, चूंकि पेरेंट्स का भी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, वो घर से बाहर नहीं जा रहे, दफ्तर नहीं जा रहे, तो बच्चों को लगता है कि ये भी घर से कहीं बाहर नहीं निकल रहे हैं, और पेरेंट्स को भी लगता है कि बच्चा चिड़चिड़ा हो रहा है, कितना समझाएं, कितना संभालें। एक चुनौती आई है क्या पेरेंट्स के सामने और बच्चों के सामने? नमस्कार। देखिए, जितने भी एक्सपर्ट्स ने अभी बोला वो एकदम सही कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी चुनौती तो आई है, लेकिन इसको 2 तरीके से देखना ज़रूरी है। एक तो ये कि बच्चों पे तो मुसीबत आई है, उनको एडजस्ट करना पड़ रहा है, बट बच्चे बड़े रेजिलिएंट होते हैं, उनको चेंज, इसीलिए वो अडेप्ट करते जाते हैं चेंज के साथ। लेकिन उनके लिए एक बहुत बड़ा चेंज ये भी है कि वो पूरे टाइम अपने घर में हैं, और वो घर कैसा है, देखिए, अगर आप बड़े से घर में रह रहे हैं या इवन मिडिल क्लास घर में रह रहे हैं, तो आपका अपना कमरा, आप अपने मजे से कंप्यूटर पे बात कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक वो यू हैव अ सेंस ऑफ कंफर्ट। लेकिन वो हम प्रिज्यूम नहीं कर सकते हैं ना। आप देखिए, यहाँ मैं, आपको पता है कि मेरा रिसर्च और मेरी कोचिंग सब कंपैरेटिव रहती है यूएस और इंडिया के बीच में। तो यूएस में आप इतना डेटा आ रहा है कि जो हिस्पैनिक बच्चे हैं, माइग्रेंट बच्चे हैं,
जो डिस्पैरिटी हो रही है वो बढ़ रही है। वो उसका मूल कारण यही है कि किन्हीं क्या रिसोर्सेज है, किन्हीं क्या नहीं है। इंडिया में एक एडवांटेज बड़ी मेजर ये है कि देखिए हमारे यहाँ ना बच्चों के साथ लगने का माहौल है। हम लोग हमेशा अपने बच्चों के साथ लग के, दैट्स अ गिवन। यहाँ पे वही कैरेक्टरिस्टिक एशियन फैमिलीज में बहुत देखते हैं, तो एकेडमिक अचीवमेंट कहते हैं। लेकिन 24/7 अपने बच्चों के साथ लगना, ये यहाँ के लिए तो बहुत भारी पड़ रहा है, बिकॉज यहाँ पे ज्यादातर चुनौती है, फैमिलीज आर नॉट ये यूज्ड टू इट। चुनौती है। डॉक्टर श्वेता, आप बनी रहे हमारे साथ। एक कॉलर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सत्यम पाठक है जौनपुर से, उनका सवाल ले लेते हैं। सत्यम, क्या कहना चाहते हैं आप? नमस्कार सर, मैं पाठक सत्यम, यूपी बीएड छात्र संघ प्रदेश अध्यक्ष। मेरा सवाल सर सीधा है ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था को लेकर के। प्रदेश में 1,80,000 बीएड छात्रों को अभी प्रमोट नहीं किया गया। उनके बारे में ये कहा गया कि ऑनलाइन शिक्षा चलाई जा रही है। जब जो क्लासेस चलाई गई उसकी ऑडियो विजिबिलिटी इतनी गड़बड़ थी कि छात्रों के कानों पर सीधा उसका असर पड़ता है। स्पष्ट जो है छात्रों के चित्र भी नहीं समझ में आते हैं। स्थिति ये है कि न परीक्षा फॉर्म, अब स्थिति ये बन रही है कि उन्हें उनकी परीक्षाएं भी कराई जा रही हैं। जब छात्र पढ़ ही नहीं पाए तो किस आधार पर कि सरकार उनकी परीक्षाएं लेती है? और अगर छात्रों तक अध्यापकों की बातें ही नहीं पहुंच रही हैं तो बीएड के फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम वर्ष के 1,80,000 छात्रों को सीधे परीक्षाओं के लिए सरकार कैसे कह रही है कि आप आइए परीक्षा दीजिए, जबकि ऑडियो न सही था, न ऑनलाइन शिक्षा की चित्र व्यवस्था सही रही, न कुछ भी उनकी व्यवस्थाएं सही रही। इसका सीधा असर छात्रों के सुनने पर पड़ता है, उनके देखने पर पड़ता है। क्लासेस रेगुलरली नहीं चली और अब कहा जाता है कि छात्र आकर के परीक्षा दें। जब ऑनलाइन व्यवस्था ही आपकी नहीं सही है तो किस आधार पर आप छात्रों को ये कहते हैं? ठीक है शर्मिला जी, वैसे तो बीएड की पढ़ाई कर रहे हैं सत्यम जी, लेकिन फिर भी मैं आपसे सवाल रख रहा हूं मैम कि वो कह रहे हैं कि जब ऑनलाइन व्यवस्था ही सही नहीं है तो फिर पढ़ाई कैसे संभव हो पाएगी? और जब बड़ों को चुनौती हो रही है तो बच्चों को तो चुनौती हो ही रही होगी। वाजिब है अपनी जगह, लेकिन इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था कि अगर ऑनलाइन एजुकेशन ना होती, और जब कुछ ये पता ही नहीं था कि ये कितने समय तक चलने वाली चीज़ें हैं। शुरू में व्हाट्सएप के थ्रू, फिर उसके बाद और सारे ऐप्स आए उनके थ्रू, जूम के थ्रू, और मुझे लगता है धीरे धीरे सारे बच्चे, इवन छोटी क्लासेस के बच्चे भी इसमें यूज्ड टू हो गए थे, हैबिचुअल हो गए थे, और उनको भी अपने क्लासेस अटेंड करना, ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना अच्छा लगने लगा था। ठीक है कि कुछ प्रॉब्लम्स कहीं कहीं आई हैं, लेकिन उसके लिए भी बहुत सारे और रास्ते हैं कि बुक्स की अवेलेबिलिटी हो, या व्हाट्सएप के थ्रू, या जैसे आसपास कोई और स्टूडेंट रहता हो तो उसके पास जा कर के स्टडी की जाए। ये तो बड़े बच्चों की बात है तो मैनेज कर सकते हैं, लेकिन अभी तो पिछले सालों में आपने भी देखा कि सारी चीज़ें ऑनलाइन ही हुई हैं, और स्कूल तो पूरा ऑनलाइन चले हैं, चाहे वो यूनिट टेस्ट हो, चाहे हाफ ईयरली एग्जाम्स हो, चाहे एनुअल एग्जाम्स हो। तो इसके अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। और अब जैसा कि कहा गया है कि इनके फाइनल एग्जाम्स लिए जाएंगे, तो बड़े बच्चे हैं, इनके पास रिसोर्सेज भी रहे हैं, और इनकी तैयारी तो मुझे लगता है कि अच्छी होनी चाहिए, और एग्ज़ाम देने में इन लोगों को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है अरुण राज जी, अब चूँकि जो शर्मिला जी कह रही हैं कि चूँकि और कोई विकल्प नहीं था, ऑनलाइन क्लास एकमात्र विकल्प था, और इसी के तहत ये कोशिश की गई कि पढ़ाई को आगे बढ़ाया जाए। अब आगे भी फिलहाल अभी तो कोई विकल्प नज़र नहीं आ रहा है, तो आगे स्कूल की तरफ से क्या तैयारियां की जा रही हैं कि अभी तक जो चुनौतियां बच्चों के सामने आ रही थी ऑनलाइन क्लास के दौरान, उनका क्या क्या समाधान निकाला जा रहा है? थोड़ा उसके बारे में बताइए मैम। पहले हमने कोशिश किया था कि हमारे टीचर्स ये स्कूल में आके पढ़ाए, कि मतलब सब लोगों इधर स्कूल में आए, कि वो माहौल बन जाएगा कि स्कूल की दीवारें देखेंगे, क्लासरूम देखेंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट भी आ जाए। पर जब ये वेव्स आने लगा और वो लॉकडाउन होने लगा, तो हमने तो टीचर को कहा था कि अब घर से ही क्लासेस लीजिए। अभी तो हमारा तो इतना से ये जो भी वो डिवाइस यूज करते हैं, जो भी वो प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, वो बहुत वेरी सिंपल है। तो बच्चों को सब चीजों के द्वारा वो समझा और पढ़ा पा रहे हैं। और ये आप सोच लीजिए, ये एक और बात है, ये 12वीं क्लास की रिजल्ट अभी परसों ही तो अनाउंस हुआ था कि 12वीं क्लास की एग्जामिनेशन नहीं होगी।
हम तो इतने दिनों से बच्चों को इंतजार करवा रहे थे, हम उनकी क्लासेस ले रहे थे, प्रैक्टिस करा रहे थे, और एकदम से हमने कह दिया कि ये बिल्कुल सही कहा, क्योंकि हम बच्चों को एंडेंजर बिल्कुल नहीं कर सकते। पर अभी हम किसी भी तरीके से टीचर्स, स्कूल्स, इंस्टीट्यूशंस, कहीं ना कहीं हम लोग बच्चे सेंट्रिक ही है। हम लोग कोई ना कोई उपाय निकालेंगे जिससे बच्चों की कभी हानि ना हो। कहीं से भी हम उन्हीं के लिए जो भी प्रेपरेशन करेंगे, जैसे ये कहते हैं कि टेस्ट लेना, पहले हम सोचे थे ऑफलाइन, तो उन्होंने मना कर दिया। अभी ऑनलाइन के लिए भी हम कह रहे हैं कि ओपन बुक टेस्ट ले लें। हम बच्चों को फॉर्म्स का एक सीक्वेंस है जहां ऑब्जेक्टिव है, कहीं ना कहीं हम बच्चों को और समझा के कि टेस्ट लेना जरूरी है। बच्चे अभी क्लास 1 के बच्चे, आप विश्वास नहीं करोगे, अपने लैपटॉप ऑन कर लेते हैं, उनकी याद टेलीफोन ऑन मोबाइल फोन ऑन कर लेते हैं, वो अगर टेस्ट दिया तो वो अपलोड करना भी सीख लिया। तो ये जैसे इन्होंने कहा था कि बच्चों में उतना रेजिलियंस है, ताकत है, और जितना हम लोग उनको ये कॉन्फिडेंट बनाए उतना ही ज्यादा बेहतर होगा बच्चों हमारे बच्चे। मैनपुरी से कॉलर विजेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। मैम, उनका सवाल ले लेते हैं। विजेंद्र, क्या सवाल है आपका, क्या बात रखना चाहते हैं आप? जी सर, नमस्ते। जी नमस्ते सर, समस्या ये है कि गांव क्षेत्र में ऑनलाइन पढ़ाई की सुविधा पूरी तरह से सुलभ नहीं है। हम सब जानते हैं कि लर्निंग, रीडिंग, राइटिंग जब हम सामने होते हैं उस समय बच्चों को पढ़ाना कठिन होता है, और केवल ये बड़े शहर हैं, बड़ी संस्थाएं हैं, जो बड़े बड़े घराने के लोग हैं, वो अपने मोबाइल वगैरह लेकर के बच्चों को पढ़ा भी सकते हैं। लेकिन ये बात सत्य है कि बच्चों में चिड़चिड़ापन है, बच्चे दुखी हैं, परंतु ये ऑनलाइन शिक्षा मेरी समझ से तो बाहर है भैया। ठीक है, आपने दो बातें कही हैं, एक तो बच्चों के व्यवहार में जो परिवर्तन आ रहा है, चिड़चिड़ापन, और दूसरा गांव में एक समस्या है। शर्मिला जी, आप जल्दी से अगर इसका जवाब देना चाहें कि अभी भी बहुत से इलाके ऐसे हैं हिंदुस्तान के जहां पर नेटवर्क की दिक्कत है, कनेक्टिविटी बहुत बेहतर नहीं है, या फिर सबके पास लैपटॉप और मोबाइल नहीं है। ऐसे बच्चों के लिए क्या किया जाना चाहिए और उनके सामने इस वक्त क्या समस्या आ रही मैम? देखिए अमित जी, गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह की पॉलिसी प्राइमरी एजुकेशन में भी बनाई थी कि जो टीचर्स हैं वो आसपास के बच्चों को बुला करके या उनके पास कुछ नोट्स भेज पाएं या उनकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएं। और या अगर एक बच्चा कोई पढ़ रहा है तो उसको उसके पास से नोट्स कोई दूसरे बच्चों के पास चला जाए। कुछ इस तरह की प्राइमरी एजुकेशन में व्यवस्था की गई थी, गवर्नमेंट ने की थी, कि जहाँ ये तो देखिए है कि प्रॉब्लम नेटवर्क की है गाँव के एरिया में, और कभी कभी वो शहरों में भी होती है, लेकिन हमें इन सब समस्याओं के साथ थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जो समय है वो निकला जा रहा है। अगर हम उस समय का थोड़ा भी सदुपयोग नहीं करेंगे तो ये समस्या तो बढ़ती ही जाएगी। ठीक है मैम, एक जनरेशन गैप की भी बात सामने आ रही है। हमने तमाम बच्चों से बातचीत की तो उसमें ये बात समझ में आई कि बच्चों को ऐसा लगता है कि पेरेंट्स उनकी बात नहीं समझ रहे हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण जनरेशन गैप ही है। उस पर लखनऊ की स्नेहा अवस्थी से भी हमने बातचीत की तो उन्होंने कहा कि घर में जनरेशन गैप है, उसकी वजह से कई बार उनकी बात पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं। आप सुनिए क्या कुछ कहा उन्होंने। तो जैसे अगर हमें बात करनी है पेरेंट्स से कि आज मेरे स्कूल में ये पढ़ाया गया, वो पढ़ाया गया, और पेरेंट्स को मुझसे बात करनी है पॉलिटिक्स पे कि इस मंत्री ने इसको जीतना चाहिए था या इन्होंने ये कदम गलत उठा लिया, तो मेरा सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं है और पेरेंट्स का सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट वो नहीं है जो मुझे जिस पे बात करनी है, तो वो एक डिफरेंस आ जाता है हम लोगों के बीच में। और यही बस मिस करते हैं हम लोग कि फ्रेंड्स से जो बात कर सकते थे वो पेरेंट्स से नहीं हो पाती है। हम लोग जो बातें, एक जनरेशन गैप है हम लोगों के पेरेंट्स की थिंकिंग के बीच में, तो हम लोग शायद हर बात शेयर नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों को फ्रेंड्स से जो इंटरेक्शन होता है वो बहुत मिस करते हैं। कई दौरान ये हम लोगों को एंग्जाइटी का बहुत ही ज़्यादा बिग रीज़न बन जाता है, इसलिए कभी कभी बहुत ही ज़्यादा परेशानी भी होती है। हम लोग तो जनरेशन गैप की, और दूसरी बात है कि कई बार वो अपने पेरेंट्स से जो बात करना चाहते हैं नहीं कह पाते हैं, उनका इंटरेस्ट कुछ और होता है, वो पॉलिटिक्स की बातें करते हैं जिसमें बच्चों का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। इस पर भी हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।